सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के दिन हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हो गया था पूरा और मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा इसको 40 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दूँ। सबसे पहले तो अपनी पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। एक्चुअली में नया पीडीएफ बना देते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट एनिमल टिश्यू। यहीं पे ही ऐड कर लेते हैं ph फ्रॉम फाइल। चलो, तो जो अपना जो टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। जिस तरह प्लांट के अंदर जो टिश्यूज थे वहीं हम एनिमल के अंदर जो टिश्यूज हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो वही है भैया, एंड टिश्यू के बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। एनिमल टिश्यू देखो ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के होते हैं। अपना एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव और नर्वस। इन चारों के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने एपिथेलियल वाले से। चलो, एपिथेलियल वाले 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और सीलिएटेड एपिथेलियल। और इसी सीलिएटेड एपिथेलियल को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियल भी बोलते हैं इसको अपन, है ना। चलो, ये सिंपल एपिथेलियल की बात करें तो ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनार, ठीक है। एक मिनट, चलो यहाँ से पेज बाय पेज जाते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं, ये क्या होता है। देखो, एपिथेलियल का मतलब आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, जो टिश्यू हमारे स्किन के अंदर आउटर कवरिंग लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। आउटर कवरिंग लेयर के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसी को हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अच्छा, तो आउटर कवरिंग लेयर एनिमल्स में कौन सी है? बाहर की स्किन। तो ज़्यादातर ये इसी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोटेक्टिव और कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि कवरिंग का काम करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। कंटिन्यूअस शीट, जिससे क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है, कंटिन्यूअस शीट। अच्छा, और क्या देखें इसके बारे में? ये टाइटली पैक्ड होते हैं और कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस, ICS का मतलब है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते इनके अंदर। अच्छा, और इनका जो फंक्शन है मैं आपको बता ही चुका है। प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी से हमें बचाते हैं। तो स्किन है जैसे, वो क्या करेगी? हमें एक्सटर्नल इंजरी से बचाएगी। चलो, और देखें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से? एक अपना आ जाएगा सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल, और एक आ जाएगा सीलिएटेड बोल दो या कंपाउंड एपिथेलियल, है ना। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियल को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो मस्कुलर ही आ गया। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। सिंपल एपिथेलियल, इसकी बात करें तो सिंपल है तो ये काफ़ी सिंपल वाले हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं? सिंपल हैं तो इनके अंदर क्या होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। चलो, मतलब लेयर सिंगल रहेगी, समझ गए। यानी कि एक ही लेयर है स्किन की, तो यही रहेगी बस। इसके अलावा और लेयर नहीं है स्किन की, इस तरीके से कुछ नहीं है, समझे। चलो, और क्या देखें इसके बारे में? तो सिंगल लेयर सेल्स के हैं, और सिंपल एपिथेलियल मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा अपना क्या कहते हैं? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनार। स्क्वेमस एपिथेलियल,
क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कोल्यूमिनल एपिथेलियल, कोल्यूमिनार एपिथेलियल। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो ये क्या हुआ यहाँ पे भाई, ये गलत लग गया। चलो सबसे पहले देखते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल। ये एक काम करें, इसको साइड बाय साइड पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। साइड बाय साइड कर लेते हैं इसको, तीनों को। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड ले लेता हूँ ये वाला, और इतना काफ़ी है ना। स्क्वेमस क्यूबॉइडल कोल्यूमिनार। चलो एक बना भी दी, रुक कर खाऊंगा थोड़ा। चलो देखो, सबसे पहले तो हम इनकी ओकरेंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। स्क्वेमस वाले कहाँ रहेंगे, ये हमारी ब्लड वेसल्स की जो लाइंस होती है वहाँ पे, ब्लड वेसल्स जो होती है ना हमारी नसें, उनकी लाइंस पे प्रेजेंट रहती है। और जो हमारे लंग्स के एयर सैक्स होते हैं उनमें, एयर सैक्स ऑफ लंग्स जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली, वो हम लंग्स वाले में पढ़ेंगे, एल्वियोली, इनमें प्रेजेंट रहते हैं। और बस ये दो ही याद रखो, इसके अलावा तो ज़्यादा वो पूछेगा नहीं, है ना। और बात करें, इरेगुलर शेप होती है इनकी, काफ़ी इरेगुलर शेप के होते हैं, है ना। वैसे चलो मैं बाद में करा दूंगा उसको ना, ये भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। स्क्वेमस वाले का मैं अगले वाले में करा दूंगा बाद में, अभी के लिए तो इसी में देख लेते हैं बाकी क्या क्या है। क्यूबॉइडल वाला देखते हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, जितनी भी ग्लैंड्स है ना ये उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, और इसके अलावा अपनी स्वीट ग्लैंड्स हो गई, थायराइड हो गई, और ये वाले हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, आंत बोलते हैं जिसको, उसमें ये लाइनिंग में प्रेजेंट है। स्टोमक और गैल ब्लैडर। ये जो स्क्वेमस वाले हैं भाई, ये सिंगल लेयर में वो रहते हैं, सिंगल लेयर में कंप्राइज रहते हैं। मैं इनको मैं आपको थोड़ा सा इमेज के साथ समझाता हूँ। ये रही अपनी इमेज, कहाँ चला गया ये रहा। देखो ये है अपने स्क्वेमस, ये क्या है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर सेल दिख रही होगी आपको, ये देखो सिंगल लेयर है। ये वाले क्यूबॉइडल क्यों, क्योंकि ये क्यूब जैसे हैं, देखो क्यूब लाइक है सारे सेल्स, क्यूब क्यूब की शेप में अटैच हैं, और न्यूक्लियाई सब में एक एक है। कोल्यूमिनार की बात करें तो ये देखो कॉलम की तरह है, कॉलम इस तरीके से कॉलम होते हैं, ये रो होती हैं, ये कॉलम, तो ये कॉलम की तरह है देखो। और
इसके अंदर जरूरी नहीं है एक ही न्यूक्लियाई हो, देखो एक सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, इसमें एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, बाकी सब में एक है, और कुछ में 2 भी हो सकती हैं, देखो यहाँ रही 2, 2 रही, ये 2 रही, है ना। तो न्यूक्लियाई का भी ध्यान रखना। और सीलिएटेड कुछ इस टाइप की होती हैं, ये देखो ऐसे सीलिया निकलते हैं ऊपर, सीलिया को हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह याद रखो। और ये अपना न्यूक्लियस आ गया बीच में, ठीक। अब याद करने में आसानी रहेगी। तो ये देखो ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहती हैं, और ब्लड वेसल्स की लाइंस और एल्वियोली में, ये जितनी भी ग्लैंड्स अपनी मोस्टली उनमें रहता है क्यूबोइडल वाला। और कोल्यूमिनर की बात करें तो ये जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े, जैसे इंटेस्टाइन हो गई, स्टोमक हो गया, और गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है अपना। और इसके बारे में क्या देखें, इनकी बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इरेगुलर में ही आएंगे जनरली। किस में आएंगे, इरेगुलर शेप होती है इनकी, मैं बता ही चुका। और इनकी बात करें तो ये क्यूबोइडल हैं, तो क्यूबोइडल जैसी शेप होगी, ये क्यूब लाइक या क्यूबोइडल लाइक होगी। और कोल्यूमिनार हैं तो इनकी कॉलम जैसी शेप होगी। कैसी शेप होगी इनकी, कॉलम जैसी होगी, ठीक है। बस इसके बारे में तो यही देखना है अपने को। अब थोड़ा स्क्वैमस को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्क्वैमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आ जाएगा अपना सिंपल स्क्वैमस और एपिथेलियल, समझ जाना। और एक आ जाएगा अपना, सॉरी कंपाउंड नहीं, स्ट्रेटिफाइड आएगा यहाँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, 2 में डिवाइड हो गया। तो दोनों को देख लेते हैं। एक बार सिंपल स्ट्रेटिफाइड, चलो सिंपल वाले की बात करें तो भैया ये काफ़ी सिंपल सिंपल जगह पे रहेंगे। जैसे अपना माउथ हो गया, फूड पाइप, ओसोफेगस हो गया। ओसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। स्ट्रेटिफाइड वाले स्किन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इनके बारे में क्या देखें, इनकी काफ़ी डेलिकेट लाइनिंग होती है इन पे। डेलिकेट मतलब जटिल, इन पे काफ़ी डेलिकेट लाइनिंग रहती है। और इसके बात करें स्ट्रेटिफाइड वाले की, तो ये क्या करते हैं, ये वियर एंड टीयर को रोकते हैं, प्रिवेंट्स वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब आदान प्रदान, बाहर अंदर। चलो सिंपल हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा अपना जो बच गया, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ऐसी कोई कंपाउंड बोल दो, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये अपने रेस्पायरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट रहता है, जहाँ से हम रेस्पिरेशन लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन कौन सा हो गया अपना, एक तो बकल कैविटी, फिर उसके बाद में फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और फिर लंग्स वगैरह तक। और यूराइनरी ट्यूब्यूल में,
जो गैल ब्लैडर से जुड़ी होती है, और किडनी, इन 3 चीज़ों में जरूर। रेस्पिरेटरी ट्रैक बताई दिया, यूरिनरी ट्यूबल गैल ब्लैडर से जुड़ी होती है, और जैसे ये गैल ब्लैडर है, लीवर ने क्या कर दिया इसमें आके, इसी में गैल ब्लैडर में ही अपना बाइल जूस स्टोर रहता है, ध्यान रखना। ये यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होती है, सॉरी। और ये किडनी की बात करें तो ये क्या करती है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करती है यूरिया को। चलो, इसी पे ही हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी रहती हैं। अभी अभी बताया था, इस तरीके की शेप थी और ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, सीलिया, इसलिए इसका नाम सीलिएटेड भी है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको क्या बोलते हैं, सीलिया, जो कि क्या फैसिलिटेट करती है, मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं, फैसिलिटेट्स मूवमेंट। और इसका फंक्शन और देख लो। अब इस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं, तो ये क्या करती है, मूवमेंट करती हैं, किस चीज़ का, जैसे हम कुछ भी खाना खा रहे हैं मान लो, तो खाना खा रहे हैं तो वो जो खाना आएगा उसको रिदमिक बीट्स पे ये क्या करेगी, जैसे ये अपनी वो है ओसोफेगस, तो यहाँ से खाना जाएगा, तो ऐसे थोड़ी है वो डायरेक्ट आके एकदम से पड़ जाएगा, नहीं, यहाँ पे इस तरीके से ये लगे रहते हैं। ये देखो क्या है, ये सीलिया है, ये क्या करेंगे, खाने को ऐसे धीरे 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 सरकाएंगे। जैसे अपनी ये यूराइनरी ब्लेडर है इस टाइप की, तो यूरिन को ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही आके ये पड़ गया कटक दे, नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे सीलिया लगे रहते हैं यहाँ पे, ये धीरे धीरे पुश करते हैं इसको, ये ऐसे धीरे 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 वेव लाइक पुश होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, मूवमेंट को पुश करना, तो हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ यूरिन एंड म्यूकस थ्रू रिदमिक बीट्स। चलो, अब मस्कुलर टिश्यू की तरफ आ जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू है तो इसके अंदर क्या होंगे भाई, मसल सेल्स होंगी अपनी, जो भी स्किन के नीचे जो भी मसल्स है वो सारी इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये मसल सेल्स किसकी बनी हुई होती है, मसल फाइबर्स की बनी होती हैं। अच्छा, ये काफ़ी लार्ज इन साइज होती है, और ये मसल सेल क्या करते हैं, देखो मसल में एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, मसल में क्या होता है, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है रिलैक्सेशन, एक होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिलैक्स का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक साथ ऐसे एक जगह आके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स का मतलब अवे जा रही है एक तरीके से। अच्छा, हाथ को मोड़ते हैं तो जब फुलाते हैं तो बॉडी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसको हल्का छोड़ देते हैं तो रिलैक्सेशन में चली जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन इंपॉर्टेंट होता है, तो सी कैल्शियम आयन जो है वो रेस्पॉन्सिबल, और रिलैक्सेशन के लिए मैग्नीशियम आयन, ठीक। तो इस मस्कुलर टिश्यू का यही फंक्शन होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन करना, ठीक है। और ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अपना स्केलेटल, एक स्मूथ और एक कार्डियक, ठीक है। ये है अपना, जैसे ये स्मूथ मसल्स हो गई, काफ़ी देखो काफ़ी स्मूथ स्मूथ सी फीलिंग आ रही होगी देख के। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, अपने इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहती है। और ये अपने स्केलेटल हैं, स्केलेटल का मतलब समझते हो, जो हमारी बोन्स वगैरह जो भी हैं उनके, तो ये कहाँ है, ये देखो बोन्स वगैरह में ही है। और ये कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है ये हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और वैसे भी देखेंगे अपन अभी बारी बारी से डिफरेंस इनका।
सबसे पहले स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक, 3 टाइप के मसल्स होते हैं। स्मूथ वाले की बात करें तो ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती है, देखा था अभी। और इंटेस्टाइन के साथ साथ यूटेरस में रहती है। और इसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स हो गई। और स्मूथ चीज जैसे हमारा स्टोमक हो गया, आइरिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन सब में प्रेजेंट रहती है। स्केलेटल की बात करें तो ये स्केलेटल पार्ट में होती है, यानी कि बोन्स में प्रेजेंट रहती है। और कार्डियक हार्ट में, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। स्मूथ की अगर फंक्शन की बात करें तो ये काफ़ी नॉन स्ट्राइटेड होती हैं। नॉन स्ट्राइटेड मतलब, ये मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा अच्छे से तब समझ में आएगा। और अनब्रांचड होती हैं ये काफ़ी। इसके अलावा इजिली थकती नहीं है, डू नॉट फटीग, डू नॉट फटीग इजिली। और इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री मतलब ये अपने आप से काम करती है, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। मतलब हम चाहेंगे ऐसे नहीं है कि हम चाहेंगे तो ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करें। वो भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो कैसे होता है, देखो अपनी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में अब ऐसे तो है नहीं अपन सोचेंगे कि भाई अब खून ना बहे अपनी ब्लड में, तो वेसल्स में तो खून तो वो तो बहता ही रहेगा लगातार। इंटेस्टाइन है, अब हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं भाई कि जो भी हम खाते हैं वो उसका डाइजेशन ना हो, वो तो अपने आप ये कैसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होती रहेगी। यूटेरस की बात करें तो इसका भी सेम काम, जो अपना यूरिन है वो आएगा तो भैया आएगा। बस अपन वो भी कुछ हद तक इन इससे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये वाला कंट्रोल वो वाली बात नहीं है जो हम बाहर निकाल रहे हैं, ये अंदर बॉडी वाली इनसाइड की बात है। स्टोमक की बात करें तो ये भी खूब फूड को पचाएगा, जो एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें जाके खाना गिरेगा और उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। और आइरिस की बात करें तो देखो आंखों के अंदर इस तरीके का जो कलर 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 वाला जो प्रेजेंट रहता है ना, कलर्ड पार्ट, ये क्या होता है, ये कई बार तो ये ऐसे फूल जाता है। कैसे, कब फूल जाएगा, जब अंधेरे में जाएंगे, बिल्कुल ही लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी तो ये फूल जाएगा। और जैसे एकदम से हम रोशनी में जाएंगे तो ये काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी साइज इतनी हो जाएगी बिल्कुल छोटी सी। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अंधेरे में हमें दिखता नहीं है कुछ भी, तो ये लाइट को ज़्यादा जगह चाहिए ट्रेवल करने के लिए, तो ये एक्सपेंड कर जाता है ताकि ज़्यादा लाइट इसके अंदर से आ पाए। और एकदम से हम रोशनी में जाते हैं तो ज़्यादा लाइट आती है ना आंखों में, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम लाइट जाए। तो ये भी स्पॉन्टेनियस अपनी मर्जी से तो होता नहीं है भी, तो इनवॉलेंट्री है ये सारी चीज़ें। और इसकी स्केलेटल में आ जाते हैं। स्केलेटल वाला बोन्स में प्रेजेंट रहता है, और जो बोन्स में प्रेजेंट रहेगा वो क्या काम करेगा, इसकी थोड़ी सी वैसे देख लेते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, देखा था अभी अभी। और ये फास्ट इन नेचर होते हैं भाई। ये स्केलेटल अपने जैसे हाथ की बोन है, हम हमारी बॉडी वगैरह फुलाते हैं तो हाथ को तुरंत एकदम अपन चाहते हैं उसी हिसाब से काम कर सकते हैं, है ना। और वॉलेंट्री होती हैं ये, हम चाहेंगे, जैसे हम बॉडी फुला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, हम चाहेंगे तो होगा ये। और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है, मैंने बताया था एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा ये इजीली फटीग भी हो जाती है। अच्छा, बार बार हम कोई काम करते हैं तो बोन्स का मूवमेंट होता है तो हम जल्दी थक जाते हैं ना, बाकी ये सब जल्दी थकती नहीं है ये वाली, इधर वाली। और ये पोस्चर में भी काम आती है, मेंटेनिंग पोस्चर, पोस्चर मेंटेनिंग में भी काम आती हैं भैया। अपनी जैसे रिब्स है पीछे वाली, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, तो वो क्या करती हैं, पोस्चर बना के रखती हैं बॉडी का। और कार्डियक की बात करें तो ये तो लगातार चलती रहती है, तो रुकती भी नहीं है, ये हमारी हार्ट में रहती हैं। और ये भी लंबी और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं ये भी। और
ये क्या करती है 24/7 ये चलती रहती हैं। इसके अंदर स्ट्राइशंस भी रहते हैं। स्ट्राइशंस ध्यान रखना स्केलेटल के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फास्ट, और स्ट्राइशंस भी प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्राइशंस में दिखाऊंगा क्या होते हैं। और स्ट्राइशन का मतलब होता है लाइनिंग सी प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। और बात करें, ये भी इजीली थकती नहीं है, डू नॉट फटीग। ये हार्ट ही अगर थक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो इंसान नहीं बंद हो जाए। और इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है। तो इससे क्या होता है, रिलैक्स करता है तो तब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर रिलैक्स करता है तो ब्लड को छोड़ देता है। और ये भी कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, वो अपना काम लगातार करती रहती है। ठीक। हार्ट वाली की बात करें तो ये ब्रांच्ड होती हैं, ध्यान रखना ये ब्रांच्ड होती हैं। और इधर वाली स्केलेटल की बात करें तो ये अनब्रांच्ड होती हैं। इसके बारे में भी नहीं लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ अनब्रांच्ड। और तो कुछ बचा नहीं है। ये ध्यान रखना, ये वाली भी स्मूथ वाली भी यूनिन्यूक्लिएटेड रहती है, एक ही न्यूक्लियस रहती है इसमें, यूनिन्यूक्लिएटेड। और ये वाली भी यूनिन्यूक्लिएटेड रहती है, यूनिन्यूक्लिएटेड। बस इतना ही ध्यान रखना था। और मैं थोड़ा सा एक बार इस इमेज में दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो, ये है अपनी स्मूथ मसल्स। देखो स्मूथ मसल्स में कोई लाइनिंग दिख रही है आपको, ऐसी ऐसी या इस तरीके की नहीं दिख रही ना। तो ये कैसी है, इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं रहती, मतलब लाइनिंग प्रेजेंट नहीं रहती। इसमें देखो ये दिख रही, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये वाली लाइन, इसमें भी इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट रहती है ऐसे बीच बीच में। तो इसमें ये इन दोनों में क्या है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। इन दोनों के अंदर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर नहीं रहती। अब ये इंटेस्टाइन वाली मसल्स में रहती हैं, तो भाई इंटेस्टाइन तो क्या होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है, अपने मन मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती। ये इनका काम होगा जब ये अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। और स्केलेटल की बात करें तो ये बोन्स है, बोन्स अपनी मूवमेंट अपने कंट्रोल के अंदर होती है, तो ये वॉलेंट्री है। और कार्डियक की बात करें तो ये भी इनवॉलेंट्री है। ये हार्ट को हम चाहें तो रोक थोड़ी सकते हैं, तो धड़कता रहेगा ना। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर दो न्यूक्लियस हो गई, दो न्यूक्लियस हो गई। तो ये वाला कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहती है। और ये वाला, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगी, एक में एक ही प्रेजेंट रहेगी, एक में एक ही प्रेजेंट रहेगी। पर ध्यान रखना, इसके अलावा यूनी न्यूक्लिएटेड, इसके बारे में ये ध्यान रखो कि ये ब्रांचड होता है। देखो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ब्रांचड ये ब्रांचड ये ब्रांचड। तो ये वाला होता है ब्रांचड। ये देखो कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिंपल ये सिंपल ये सिंपल ये सिंपल, ये वाला भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कैसे हैं, ये दोनों अनब्रांचड हैं। और क्या था कुछ, बस और तो मैंने बता ही दिया था सारा। चलो कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये कहाँ कहाँ रहता है हमारे, ये हमारे टेंडन्स में प्रेजेंट रहता है, आगे देखेंगे। कार्टिलेज, एडिपोज, एडिपोज का मतलब होता है फैट टिश्यू। और लिगामेंट्स जो बोन टू बोन जोड़ते हैं। और डर्मिस, डर्मिस का मतलब होता है डर्म, डर्म मतलब लेयर, लेयर मतलब स्किन, स्किन से रिलेटेड है।
चलो, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यहाँ लिख रखा है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कार्टिलेज और बोन्स, और ये फ्लूइड वाला ब्लड और लिम्फ। तो इनको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा अपना एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला इसका पॉइंट याद रखो कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, काफी लूजली पैक्ड होता है, लूजली कनेक्ट करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सपोर्ट। और ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज वाला देख लेते हैं एक बार। जो लूज वाले की बात करें तो इसके अंदर ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये अपने स्किन और मसल्स के बीच में, स्किन एंड मसल्स। ये हमारी ऊपर वाली जो लेयर है उसको स्किन से बोलते हैं, उसके नीचे मसल्स है। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने का काम, देखो एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कनेक्ट करना एक दूसरे को, मतलब जोड़ के रखना। तो स्किन और मसल्स को जोड़ के रखता है कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और जो ऑर्गन्स रहते हैं हमारे, जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है, तो ये स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट रहता है, तो उनको जोड़ के रखने का काम करता है। और हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है। बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड बनता है अपना, आरबीसी वगैरह। तो ये कैसा, ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि बाइंड करने का काम करता है, जेल लाइक मैट्रिक्स। अब दूसरा आ जाता है अपना कौन सा, डेंस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस की बात करें तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है अपना टेंडन, एक होता है अपना टेंडन। नेक्स्ट में देखते हैं इसको। एक होएगा अपना टेंडन और एक होगा लिगामेंट। और इसी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इस पॉइंट से। टेंडन को याद रखो, ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है, हमारी जो मसल्स रहती है ना अंदर, उसको बोन से कनेक्ट करता है। अच्छा, मसल को स्किन से कौन कनेक्ट करता है, मसल को स्किन से कनेक्ट करता है कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लिगामेंट की बात करें तो ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को बोन से। देखो एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसको। यहाँ देखो, ये है, देखो ये अपनी बोन हो गई, ये अपनी बोन, और ये हो गई अपनी बोन। तो देखो बोन और बोन, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, देखो दोनों बोन है ना, ये साइड में आ रहा है, इसको बोलते हैं लिगामेंट। और ये है अपनी मसल और ये है अपनी बोन। तो देखो मसल को और बोन से कनेक्ट कर रहा है, मसल को बोन से टेंडन। तो टेंडन को याद रखो MTB, मसल टेंडन बोन, यानी मसल को बोन से कनेक्ट करेगा टेंडन। और BLB से याद रखो लिगामेंट, ये बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। तो MTB और BLB से याद कर लेना इसको। और देखो ध्यान रखना, दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि अगर बोन्स को हम मूवमेंट करें तो ये रगड़ने नहीं देता, इनको फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन फोर्स से बचाता है एक तरीके से, फ्रिक्शन से। और
और तो आप आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसके बारे में। लूज जैन लिगामेंट बोन टू बोन। इसके बाद में एरियोलर देख लिया। अब आ जाते हैं दूसरा एडिपोज। एडिपोज ही था ना दूसरा, हाँ। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज की बात करें तो इसके ये वाले एडिपोज का मतलब होता है फैट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बिलो द स्किन प्रेजेंट रहता है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। और ये जो टिश्यू है ये फैट्स में प्रेजेंट रहता है मेनली। अगर किसी के अंदर फैट ज्यादा होगा तो एडिपोज टिश्यू की मात्रा भी उसके अंदर ज्यादा होगी, है ना। और तो ये फैट के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो फैट क्या करता है, ये मैकेनिकल शॉक से बचाता है बॉडी को, मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। और तो मैकेनिकल शॉक से बचाएगा तो ये किस तरीके एक्ट करेगा, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान रखना, जो कैमल होता है ना, कैमल का हम्प, हम्प क्या होता है, एक कुबड़ी सी लगी होती है कैमल की पीठ पे, इस तरीके से पीठ है कैमल की, और ये कुबड़ी पीछे हम्प रहती है, इसके अंदर क्या रहता है, एडिपोज टिश्यू रहता है। और ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये मैकेनिकल शॉक से बताता है कैमल को, इंसुलेटर की तरह काम करता है एक तरीके से। अच्छा, एडिपोज हो गया। अब तीसरा आ जाएगा अपना स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल वैसे याद आ रहा है कि भैया बोन से रिलेटेड है कुछ तो हाँ बोन से रिलेटेड है। और इसके अंदर वैसे देखे तो ये दो ही आते हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है अपना बोन्स। कार्टिलेज की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था ये लिक्विड जैसा कुछ होता है, ये जेल लाइक कुछ होता है, लिक्विड तो नहीं, जेल जैसा कुछ बोल दो। कार्टिलेज होता क्या है, जेल लाइक समथिंग। इसको ऐसे याद रखो, देखो स्केलेटल की बात आ रही है ना तो ये बोन से रिलेटेड है कुछ। स्केलेटल मतलब हमारी मसल, जो बोन्स होती हैं वो। अच्छा, बोन्स की बात आ रही है तो देखो बोन्स होएगी तो मतलब जेल तो होगा नहीं, ये तो सौ कॉमन सी बात है। बोन्स का जो टेक्सचर होता है वो रिजिड होता है। तो कार्टिलेज को ऐसे याद रख लो, जो बोन जितना मजबूत ना हो, और जो बोन्स जितना तो मजबूत ना हो और मसल्स जितना कमजोर ना हो, तो बीच का कुछ। अच्छा, अपने ईयर को देखो, अपने ईयर जो है, ईयर का जो पिन्ना है ना वो कार्टिलेज का बना होता है। देखो इसको अपन मोड़ भी लो, कैसे भी कर लो, आराम से मुड़ जाता है। और इसके अलावा अपनी जो नोज की जो टिप है, नाक के टिप, वो भी आराम से बेंड हो जाती है, और दबाते हैं तो भी, प्रेशर लगाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ट्रेकिया, ट्रेकिया होता है अपना विंड पाइप को बोलते हैं, जो हमारी जिसमें हवा जाती है ना, हवा का आदान प्रदान, वो ट्रेकिया उसमें प्रेजेंट रहता है। और लैरिंग्स में प्रेजेंट रहता है, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, आवाज जहाँ से निकलती है वो। और अभी अभी देखा बोन की बोन जॉइंट्स पे, जहाँ बोन सरफेस एट जॉइंट्स, अभी अभी देखा था ना, जॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है, ताकि क्या हो, फ्रिक्शन ना लगे उनके बीच में, बोन्स घिसने ना शुरू हो जाए, इजिली मूवमेंट होता रहे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और बोन्स की बात करें तो बोन्स का तो आपको पता है, इनका टेक्सचर हार्ड एंड रिजिड होता है, काफ़ी कठोर होती हैं। और ये क्या होती हैं, इसके बारे में ये जान रखो कि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है, इसके मैट्रिक्स से बनी हुई होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के मैट्रिक्स से बनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है। और ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी। बस इतना याद रखो, और तो क्या याद रखोगे। एक बार बैक चलता हूँ।
अपन ने एरियोलर देख लिया, एडिपोज देख लिया, स्केलेटल देख लिया, बचा है फ्लूइड। फ्लूइड को और जल्दी से करते हैं इसको, स्केलेटल फ्लूइड। अच्छा फ्लूइड का अलग से कर रखा है इसमें, चलो अच्छी बात। फ्लूइड की बात करें तो देखो फ्लूइड को आप ऐसे याद रखो, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है। कनेक्ट्स, एक फ्लूइड पूरी बॉडी में भरा हुआ है, अपने ब्लड सेल्स हो गए, तो हर मतलब डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इसको अपन ब्लड, ये देखो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ये तो इसके अंदर के कंपोनेंट्स है जो हम देखेंगे अभी। सबसे पहला देख लेते हैं ब्लड, बीच में ले आता हूँ इसको। ब्लड, ब्लड की बात करें तो देखो हमारे खून की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है इसका लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। अच्छा सेल्स जो होते हैं वो सॉलिड ही तो होते हैं एक तरीके के, उनके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर ये लगभग 55% प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, और सॉलिड की बात करें तो ये 45% प्रेजेंट रहता है। अच्छा लिक्विड में भी क्या रहेगा, लिक्विड के अंदर रहता है प्लाज्मा। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आ जाएगा अपना रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी लिख देता हूँ शॉर्ट में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की भी बात करें तो फर्दर वाटर में, और इसको लिख दो प्रोटीन और साल्ट्स, प्रोटीन साल्ट्स और हार्मोन्स। इसमें वाटर जो होता है वो होता है 92%, और ये बच गए ये 8% प्रेजेंट रहता है। और बाकी बस इतना याद रखना है। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं, लिक्विड पार्ट देख लेते हैं। प्लाज्मा यहाँ तो है नहीं, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये येलो कलर का होता है, येलो इन कलर, और ये लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड को फ्लो कराने में मदद करता है और इसका कोई काम नहीं रहता। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन रहते हैं, साल्ट रहते हैं और हार्मोन्स भी रहते हैं जो कि 8% में प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा ये लिम्फ जो बोलते हैं ना, वो प्लाज्मा को ही बोलते हैं एक तरीके से, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ भी बोलते हैं। चलो अब ये सॉलिड वाले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये जो अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यहाँ से शुरू कर देते हैं। सबसे पहला अपना आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की बात करें तो ये अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, और अप्रोक्स बात करें तो 3.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर में प्रेजेंट रहते हैं। और इनको बोलते क्या हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और इसके बारे में ध्यान रखना, ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन मतलब कि ये कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं, तो ये 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं।
अच्छा, अब ये बोन मैरो में बनते हैं तो इनका ग्रेवयार्ड भी याद रखो। इनका ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ इनकी कब्र लगती है, जहाँ पे ये मर जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो ये स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन। अच्छा, ध्यान रखना 3.5 नहीं रहेगा, 4.5 से 5.5 रहेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम आई थी जब 4.5 लिखा था यहाँ पे। ठीक है, और तो बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, इसका जो कलर होता है ना, रेड कलर, रेड कलर जो होता है ये आयरन की वजह से, जिसको बोलते हैं एफ ई, एफ ई को क्या बोलते हैं, हेमी, हेमी की वजह से रहता है, जो कि आयरन प्रेजेंट रहता है जिसमें। और इनका काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का, इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन देखो, मैं बताऊंगा आपको अभी। देखो, ये जैसा अपना ब्लड है, ये ब्लड, ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, हेमोग्लोबिन, हेमे मतलब देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, हेमो, हेमे और ग्लोबिन। हेमे का मतलब होता है आयरन, आयरन की वजह से इसका कलर हो जाता है रेड। और ग्लोबिन की बात करें तो ये ग्लोब्युलिन प्रोटीन रहता है इसके अंदर, ग्लोब्युलिन प्रोटीन। अच्छा, ग्लोब्युलिन प्रोटीन क्या करता है, ये करता है जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ऑक्सीजन के जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, इसको ये क्या करता है, अपने ऊपर चिपका लेता है सरफेस पे। आओ, ये प्रोटीन मतलब ग्लू की तरह है एक तरीके से, ग्लोबुलिन ग्लू की तरह काम करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को आएगा और चिपका लेगा। और ये ब्लड क्या करेगा फिर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारे ऑक्सीजन को लेके जाता है, कैरी करता है। तो ये काम होता है ब्लड का। इसका डायमीटर और याद रखो, रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर भी, क्योंकि ये सर्कुलर शेप के होते हैं, तो डायमीटर इसका होता है 7.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ध्यान रखना, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होती है, काफ़ी छोटा होता है ये। और अब जो आरबीसी जो मेच्योर हो जाते हैं ना, मतलब अपनी एंड एंड पे आ जाते हैं काफ़ी, एंड का मतलब मेच्योर आरबीसी मतलब जो काफ़ी अपनी एंड पे आ, जैसे मैंने आपको बताया 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है, तो मतलब कि 100 दिन के बाद में आ गए, अपनी मैच्योर फेज में आ गए, तो उनके क्या होता है, उनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं रहती, न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं रहती, एब्सेंट हो जाती है काफ़ी। और स्प्लीन के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ कराई थी क्या, यहाँ कराई, चलो यहाँ बता देता हूँ। स्प्लीन का ग्रेवयार्ड होता है, जहाँ पे ये फाइनली जाके क्या हो जाते हैं, फाइनली जाके ये ख़त्म हो जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स बन जाते हैं इनकी जगह। स्प्लीन का याद रखना, लार्ज बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन होता है। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि लार्ज बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है, स्प्लीन में आएगा उसमें। बीन मतलब बीज के जैसा शेप होता है इसका, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी शेप थी ना, बिल्कुल बीज की तरह शेप होता है, इस तरीके का रहता है कुछ, ये ये इस तरीके का रहता है। और इसके बारे में ध्यान रखा कि इसके अंदर अपने रेड ब्लड सेल्स फाइनली जाके ख़त्म हो जाते हैं, और फिर ये क्या प्रोवाइड, ये वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेज वाइट ब्लड सेल, WBC। और वाइट ब्लड सेल्स और साथ में प्लेटलेट्स भी बनाता है। और क्या कर देता है, जो डैमेज्ड आरबीसी है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये तो बता ही दिया था। चलो अब आ जाते हैं अपने, दूसरा जो आएगा अपना आ जाएगा WBC, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को बोलते थे एरिथ्रोसाइट्स, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनके बारे में ये देखो कि ये कितने रेंज में होते हैं, 5,000 से लेकर के 8,000 मिलियन, नो नॉट मिलियन, मिलियन में तो वो थे,
अच्छा, ये मिलियन नहीं रहते तो ये क्या ज़्यादा रहते हैं? कम, ये सिर्फ पर क्यूबिक मिलीमीटर रहते हैं, इतने पर क्यूबिक मिलीमीटर, मतलब इतने कम रहते हैं ये 5 से 8 हज़ार। जब भी तो भाई रेड ब्लड सेल्स कितने थे? 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर थे, पर ये क्या है सिर्फ 5 हज़ार से 8 हज़ार पर क्यूबिक मिलीमीटर। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, सुरक्षा का। एक्ट्स लाइक डिफेंस मैकेनिज्म। और इसके बारे में और ध्यान रखना, इसकी शेप पूछ सकता है, इसकी शेप राउंड भी होती है और इरेगुलर भी होती है, तो आप इरेगुलर ही ध्यान रखना है ना। और एमोइबॉइड भी याद रखो। एमो एमोइबॉइड, एमोइबॉइड की शेप कैसी होती है? इरेगुलर होती है काफ़ी। भाई ऐसी बना लेगा, ऐसी बना लेगा, ऐसी बना लेगा, ये ऐसी बना लेगा, अपने हिसाब से बनाता है ना वो। तो अमेबाइडी शेप होती है इसकी एक तरीके से, वो याद रखो, वो ज़्यादा सही रहेगा सारों से। और बात करें तो इसके भी, ये भी कई टाइप्स के होते हैं। मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, आइसोनोफिल्स हो गया। और जो अपने जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी क्या होती है? इनकी लाइफ स्पैन भी नहीं देखी अभी आपने। इनकी उनकी 120 दिन की होती थी और इनकी सिर्फ 13 से 20 दिन रहती है। इतने कम, बिल्कुल 13 से 20 दिन में नए बनने जरूरी हैं इनके। और एक चीज़ और ध्यान रखना इसके बारे में, इनकी जो सेंट्रल मेम्ब्रेन होती है ना, वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव होती है। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग। इनकी सेंट्रल मेम्ब्रेन डिस्टिंक्टिव होती है। बस ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे अपने। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी नॉर्मल रेंज रहती है भैया 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। अच्छा, प्लेटलेट सुना होगा ना? प्लेट, भाई प्लेट डाउन हो गई, हमारे गांव में क्या बोलते हैं जनरली? प्लेटलेट्स नहीं बोलते इनको, बोलते हैं प्लेट्स डाउन हो गई। तो वो प्लेट्स इन्हीं की बात होती है। जब डेंगू हो जाता है ना आमतौर पे, तो प्लेट्स डाउन हो जाती है काफ़ी इनकी। भाई नंबरिंग 50 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार तक चली जाती है। तो फिर क्या करते हैं? फिर उसके बाद में कई सारे सजेशंस देते हैं डॉक्टर, जैसे कि नारियल पानी पियो भर भर के, या फिर वो एक कीवी कीवी नाम का फ्रूट आता है, वो उसका सजेशन देते हैं कि वो खाओ ज़्यादा ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं? वो प्लेटलेट्स को बढ़ाते नहीं है, वो ऐसे भैया के अंदर प्लेटलेट्स ला के दे दिए, इनका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। मतलब जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ना, वहाँ से इनका प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। तो ये भी इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप के। अच्छा, प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगी तो होगा क्या? कि हमारी ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ब्लड, एक तरीके यहाँ लिखना नहीं, अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गई, ये प्लेटलेट्स करते क्या है? ब्लड को क्लोट करते हैं। ब्लड को क्लोट करते हैं, ये ध्यान रखना। क्लोट मतलब, जैसे मान लो ये अपना पैर है, ये मान लो अपना गोड्डा है, ये अपना पैर है। मान लो गोड्डे पे थोड़ा सा छिल गया तो क्या हो गया? खून बाहर आने लग जाएगा। तो इस थोड़ा सा तो बाहर आएगा, लेकिन प्लेटलेट्स अगर अच्छी रहेंगी तो ये घाव भर जाएगा थोड़ी सी देर में। तो ये जो घाव भर गया, इसका मतलब क्लोट कर लिया, इस खून को जाम कर लिया यहीं पे। अच्छा, अगर प्लेटलेट्स डाउन होंगे तो क्या होगा? तो दिक्कत ये रहती है, वैसे तो इंसान के कुछ नहीं होता, अगर गलती से उसके चोट लग गई ना, तो वो खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन हो गई, तो यही खतरा रहता है। तो ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग करता है। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो गई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अच्छा, और इसी जो ब्लड क्लोटिंग वाली प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब ब्लड को इकट्ठा कर लेता है एक जगह, उससे लेयर बना लेता है। चलो, इनकी लाइफ स्पैन देख लेते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 7 से 10 दिन की होती है। 7 से 10 दिन, बस इतने ही दिन रहते हैं, उसके बाद में नई बननी ज़रूरी है। तो ये लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस होती हैं, बनती रहती हैं। और बात करें तो अगर लो प्लेटलेट्स हो जाती है ना, जैसे डेंगू हो गया, तो लो प्लेटलेट से जो क्या हो जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और हाई प्लेटलेट्स हो गई, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गई, तो वो भी दिक्कत है भैया, खून बहेगा ही नहीं थोड़ा सा भी, तुरंत ही। तो उस वो हो जाती है
उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। ये डेंगू की केस में होता है, ध्यान रखना, डेंगू की केस में होता है लो प्लेटलेट्स काउंट। चलो लिम्फ और देख लेते हैं, फाइनल लिम्फ, फिर खत्म हो जाएगा अपना। लिम्फ, लिम्फ की बात करें तो ये कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। अच्छा, मैंने उसमें लिम्फ बता दिया था ना आपको, इसका ये ध्यान रखना, इसमें आरबीसी एंड अपने जो भी ब्लड प्रोटीन्स रहते हैं जितने भी, वो अब्सेंट रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं इन लिम्फ। और ये क्या रहता है, जो प्लाज्मा मैंने बताया था उसके काफी सिमिलर रहता है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, तभी मैंने उसको बताया था कि आप इसको लिम्फ की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। लिम्फ कहाँ बताया था, छोड़ो उसमें देख लेना, नोट्स में तो दिख ही जाएगा। सिमिलर टू ब्लड, काफ़ी सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा के, और स्लाइटली येलो इन कलर रहता है। वैसे तो कलरलेस ही टिक करेंगे, लेकिन स्लाइटली येलोविश होता है, थोड़ा सा येलोविश होता है स्लाइटली। और इसका काम क्या होता है ये भी देख लो, इसका काम होता है मेंटेनिंग बॉडीली फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रहता है ना उसको बैलेंस करने का। ये फ्लूइड भी जरूरी है हमारी बॉडी में, तो उसी को बैलेंस करने के काम आता है, कम ज़्यादा ना होता रहे। और डायरेक्टली ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट्स, इम्यून सिस्टम आल्सो। बस इतना याद रखना है, काफ़ी है। अब आ जाते हैं फाइनल, अपना जो नर्वस टिश्यू है इसको और देख लेते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा अपना। नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये हमारे नर्व्स में प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ गया येलो, नहीं, ये अपने नर्व सेल्स में, नर्व्स में प्रेजेंट रहती हैं। नर्व जो होती है ना हमारी, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मेरे को तो। और देखो, एक नर्व के अंदर ये चीजें प्रेजेंट रहती हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन, माइलिन शेल, स्क्वेन सेल्स, एक्सोन टर्मिनल्स। मैं डायग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ, इसके अलावा फिर कुछ समझना भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की। सबसे पहले ये जो देखो, ये जो अपनी ये वाली जो चीजें हैं, ये ब्रांच्ड जैसी आपको जो दिख रही हैं, ये इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये क्या करती हैं, दूसरी जो नर्व्स होती हैं उससे सिग्नल को लेती हैं, सिग्नल को कैप्चर करती हैं, और ये जो होती है बीच में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस हमारी। अच्छा, ये वाली जो ये है, ये है, ये है, ये जो सर्कल बना रही है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। अच्छा, फिर अपना नेक्स्ट आते हैं, ये जो अपना ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये गोल गोल, इनको बोलते हैं स्क्वैन सेल्स, स्क्वैन सेल्स। और फिर ये वाली जो है, ये है और ये है और ये है, इनको क्या बोलेंगे, ये माइलिन की शेल्थ होती है, माइलिन शेल्थ। इसका भी काम बताऊंगा क्या होता है, सारी चीज़ों का बताऊंगा काम। और बात करें लास्ट में, ये जो बीच में ये जो लाइनिंग रहती है इसके, इस तरीके से, इस तरीके से, इस लाइनिंग को बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। और ये जो रहती है, ये जो ये इस साइड, ये अंदर जो येलो येलो विश होती है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्जोन, है ना। और फाइनली जो लास्ट में आते हैं ये जो होते हैं, इनको बोलते हैं एक्जोन टर्मिनल। बस खत्म, यही ध्यान रखना था। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है, एक एक की चीज़ें के बारे में तो क्या ही बताऊंगा आपको। यही बता देता हूँ, इधर लिखा हुआ है ना ऊपर।
यहाँ बता देता हूँ साइड में। तो सेल बॉडी का क्या काम होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंटेन्स, एक तो साइटोप्लाज्म भरा होगा अपना और साथ में न्यूक्लियस भरी होगी बस। डेंड्राइट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, ये ब्रांच्ड होते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, दूसरी जो नर्व से जो सिग्नल आते हैं उनको रिसीव करते हैं। एक्जोन की बात करें तो एक्जोन कुछ नहीं रहता, ये कैरी करते हैं, कैरीज जो इम्पल्स जो होता है ना, जो सिग्नल जो होता है वो इम्पल्स की फॉर्म में होता है, उसको अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अच्छा, माइलिन शेल्थ क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, ये फैटी लेयर होती है एक तरीके की, फैटी लेयर दैट इंसुलेट्स करती है इस चीज को, इंसुलेट्स मतलब इसको शोक लगने से बचाती है बॉडी को, ये जो इम्पल्से जाएंगे ना ये, ताकि बाहर बॉडी को शोक ना लग जाए, उससे इंसुलेट करती है। स्क्वेन सेल्स की बात करें तो ये क्या करती है, फॉर्म करती है माइलिन शेल्थ को, ये जो लेयर है ना इसी को बनाते हैं, ये फैटी लेयर को बनाता है ताकि ये बॉडी को शॉक लगने से बचाए। और एक्जोन टर्मिनल, ये फाइनली क्या करेगा, ये दूसरे जो डेंड्राइट है उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा सिग्नल को, या कैरी कर देगा एक तरीके से। इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स कनेक्ट कंटेन रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो क्या करते हैं, दूसरी नर्व्स को सिग्नल ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर सिग्नल्स टू अदर डेंड्राइट्स, अदर डेंड्राइट को भेज देंगे। देखो जैसे ये है, इसमें ध्यान रखो, देखो ये आया, देखो ये क्या है, ये है एक्जोन टर्मिनल, दूसरी किसी न्यूरॉन के, उससे डेंड्राइट से कनेक्ट हो गई, तो सिग्नल आया, सिग्नल आया भैया, गया गया अंदर, ये अपनी माइलिन शेल्थ है जो क्या करेगी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया ये, है ना, तो ये इसको शॉक लगने से बचाएगी बॉडी को, ठीक है। फिर फाइनली ये एक्जोन टर्मिनल के पास पहुंच गया, ये इस सिग्नल को फिर दूसरे डेंड्राइट के पास ट्रांसफर कर देगा, तो इस तरीके से काम करता है। देखो हम किसी चीज को, जैसे मान लो ये कप है, इस कप में गर्म चाय है, हम इसमें अंगुली डालेंगे तो क्या होगा, एक एक रेस्पॉन्स, या बोलते हैं हम स्टिमुलस बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या होगा, ये मतलब कि एक तरीके का रेस्पॉन्स है, हमें जैसा फील हुआ तो वो नर्व्स इसको कैरी करती 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 कहाँ लेके जाएंगे, ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे, फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सिग्नल देगा, सिग्नल क्या देगा कि अपने हाथ को हटाओ क्योंकि ये गर्म है, तो वो जो सिग्नल वापस हमारी नर्व्स लाएंगी और फाइनली मसल्स के पास जाएंगी, और मसल्स क्या करेगी, फिर उस हाथ को उठा लेगी ऊपर, समझे, तो ये होता है रेस्पॉन्स। फाइनल यहाँ से जो जाता है इसको बोलते हैं स्टिमुलस, जो कि ये जो, और फाइनली जो सिग्नल जो ब्रेन की तरफ से जाता है उसको बोलते हैं, जो फाइनली जो रेस्पॉन्स जाता है उसको बोलते हैं सिग्नल, ब्रेन जो रेस्पॉन्स लेता है, बस इतना याद रखना इसके बारे में। और जो एक न्यूरॉन का जो एक्जोन है, वो जो अदर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट को जो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जो सिग्नल ट्रांसफर करता है उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स मतलब जैसे ये है अपना एक्सॉन टर्मिनल, ये इसको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करा डेंड्राइट को दूसरे न्यूरॉन के, तो बीच में जो टाइम गैप हुआ, जो टाइम लगा, उसको बोलते हैं सिनेप्स, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो न्यूरॉन का जो इलस्ट्रेशन है ये सबसे पहले किसने दिया था, ये ध्यान रखो, न्यूरॉन का जो इलस्ट्रेशन है ये किसने दिया था, ये दिया था कैमिलियो गोल्गी, अपने गोल्गी भाई साहब ने दिया था, इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूरॉन, इन्हीं की वजह से स्ट्रक्चर वगैरह हम देख पा रहे हैं, कौन है, गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे पूछ सकता है कौन सी टेक्निक से इसको फाइंड आउट करे थे न्यूरॉन की इलस्ट्रेशन या शेप को, तो एक इनकी टेक्निक थी जिसका नाम है सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, कौन सी, सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, इसके थ्रू इन्होंने पता किया था, फाइंड किया था। अच्छा, और इसी को ही हम ब्लैक रिएक्शन भी बोलते हैं, सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक को ब्लैक रिएक्शन, दोनों में से कोई भी आई टिक कर देना, ठीक है। और इस काम के लिए है ना इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज भी मिला था, नोबल प्राइज मिला था कब,
इनको मिला था 1906 में। अच्छा, नर्वस सिस्टम में। और इनके साथ साथ एक जने को और मिला था जिसका नाम रेमोनी कुछ था, रेमोनी काजल। कौन था इसके साथ में? सेंटियागो रेमोनी काजल। बस यहीं पे था और इसी के साथ एंड हो जाता अपना चैप्टर। कमेंट करके बताना कुछ समझ में आया या फिर ऊपर ऊपर से गया। जो पीडीएफ है इस लेक्चर की, ये पिंड कमेंट में लिंक मिलेगी आपको, उस पर क्लिक करना। गूगल ड्राइव की लिंक है, क्लिक तुरंत ओपन हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ठीक है।